दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो फ्राइडे के दिन स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है, जबकि बाजार ने एक तरह से देखें तो ऑल टाइम हाई बनाई है। अब यहाँ पे इसके बीच में दो तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जिस तरह से एक के बाद एक जो डिसीजन लिए जा रहे, वो क्या सुज़लॉन को तेजी से ऊपर लेके जा सकते हैं या फिर इसमें अब यहाँ पे इस लेवल पे गिरावट आ सकती है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, क्या ये स्टॉक 50 को क्रॉस करेगा या फिर वापस 30 के अंदर चला जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से उन सारी बातों को समझेंगे और इसने किस तरह से एक तेज़ी बनाई है और कितना समय लिया। वो सारी बातों को जानने से आपको ये रणनीति बनाने में आसानी हो जाएगी कि क्या किया जाए इस समय सुज़लॉन में। वैसे तो ये एक लंबी रेस का घोड़ा बिल्कुल है और आने वाले समय ये कई नए टारगेट हिट कर सकता है, लेकिन इस समय क्या सिनेरियो बन रहा है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लॉन के कारोबार की बात करें तो क्लोजिंग 39.40 पर रही, जहाँ पे 3.31% की गिरावट देखने को मिली। तो देख सकते हो कि 44 का इसने हाई बनाया था, लेकिन उस लेवल से देखें तो इस समय आपको लगभग ₹4.5 की बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे लगभग ये 10% की गिरावट हुई है। इससे पहले काफ़ी शानदार तेजी भी बनी है। आपको ये पता ही होगा कि काफ़ी लोग कहते हैं कि सर आप सुज़लॉन में रेगुलर वीडियो क्यों बनाते हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक हम जब इसकी प्राइस 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ के आसपास थी 2020 से, तब से रेगुलरली सुज़लॉन के ऊपर वीडियो बना रहे। और बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो लगातार चाहते हैं कि इसके बारे में हर डिटेल अपडेट हमारे पास होनी चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में लोगों के कमेंट्स है जो कहते हैं कि सुज़लॉन के बारे में डिटेल जानकारी हमें हर दिन चाहिए, और इसीलिए रेगुलरली हम इसको आप देखें तो डिस्कस करते हैं बहुत सालों से। और इसकी प्राइस जब 2 रुपये के आसपास थी तब से रेगुलरली। अब आप ये देख सकते हो इस स्टॉक ने किस तरह से एक तेज़ी बताई। तो आप देख सकते हो कि 1.74 के आसपास स्टॉक था ये करीब 20 मार्च 2020 को, और उसके बाद में आप देखें तो उसमें एक तेज़ी का दौर शुरू हुआ। स्टॉक काफ़ी शानदार दौड़ा। 14 जनवरी 2022 को स्टॉक लगभग 12 रुपीज़ के आसपास पहुंचा, काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। यानी जो स्टॉक 2 रुपये से भी नीचे था वो लगभग 12 तक पहुंचा। एक तरफा तेज़ी बनी, काफ़ी शानदार प्रदर्शन और कम समय में लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिला। लेकिन वो तेज़ी के बाद आप देखें तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, क्योंकि कभी भी एक तरफा तेज़ी किसी स्टॉक में नहीं बनती है। बड़ी तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है, और बिल्कुल वही हुआ। तो जब प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई तो स्टॉक फिर से 6 रुपये से नीचे उतर गया। यानी कह सकते हैं कि इसकी कीमत आधी हुई उस समय। यानी जो स्टॉक 12 रुपीज़ के ऊपर था वो 6 रुपये से भी नीचे आ गया। और आप देखो बड़ी तेज़ी के बाद, यानी जो स्टॉक 2 रुपये से दौड़ा वो 12 तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद में इसने गिरावट दिखाई और आप समझ सकते हो स्टॉक आया फिर से 6 रुपये के आसपास और 8 रुपीज़ के आसपास। तो ये कम से कम 1.5 साल तक रहा, बहुत समय लिया, बहुत समय तक ये कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद में इसने दौड़ना शुरू किया। तो ये जब देखें तो 8 रुपीज़ की जो प्राइस थी 28 अप्रैल 2023 को, वहाँ से जब दौड़ना शुरू हुआ तो ये एक तरफा दौड़ा है, बहुत ज़बरदस्त इसने दौड़ लगाई है और ये 44 तक पहुँचा है। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, और ये संभावना है कि ये स्टॉक थोड़ा और नीचे भी जा सकता है। भले एक साथ में न जाए, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें अभी भी गिरावट की संभावना बनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। और आप समझ सकते हो कि एक बार आपको 30 के आसपास इसमें फिर से एंट्री का मौका भी मिल सकता है आने वाले समय में। लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना इस बार नहीं है, ये आप समझ सकते हो, क्योंकि अब कंपनी में बहुत कुछ है जो पहले के मुकाबले बदलाव हो चुका है। क्योंकि रिजल्ट बेहतर, कंपनी ने कर्ज को चुका दिया है, कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। ये सारी बातें भी इस समय दिखाई दे रही है। तो ऐसे में बड़ी गिरावट की संभावना हम व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन कुछ करेक्शन जरूर आएगा और हो सकता है कि 30 के आसपास फिर से आपको मौका मिले। लेकिन मेरा तो कहना है कि 35 के आसपास स्टॉक मिल जाए तो खरीदारी शुरू कर दे लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है गुजरात से। हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को इनॉग्रेट किया है। अब ये आने वाले 10 से 12 जनवरी तक 2024 से ये अब ग्लोबल समिट होने जा रहा है, जिसमें विश्व के बहुत सारे देश हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें स्पेशल आप देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी को लेकर इसमें बहुत सारे निवेश के बारे में यहाँ पे योजनाएं तलाशी जाएगी। किस तरह से निवेश लाया जाए, विदेशी निवेशकों को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए उनको प्रेरित किया जाए, इसको लेकर यहाँ पे पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। रोड मैप तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे करीब 250 अलग अलग इंडियन और फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आएंगे, इसमें समिट में हिस्सा लेंगे, और सरकार की तरफ से उनको इंसेंटिव भी प्रदान किया जाएगा। किस तरह से ओरिजिनल सेक्टर में अगर निवेश करते हो सरकार की तरफ से उनको बेनिफिट दिया जाएगा। सरकार इस ग्लोबल समिट के तहत ये अपना इस समय ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे। सरकार चाहते हैं कि आने वाले समय में बहुत सारा निवेश आए,
स्पेशली विंड एनर्जी हो या सोलर एनर्जी हो, बायोमास हो, एनर्जी स्टोरेज हो। तो यहाँ पे गुजरात ने इस समय ठान लिया है कि पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 ग्रीन एनर्जी सेक्टर की स्टेट बनना चाहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो और रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी तलाशी जा रही है। और इसीलिए इस ग्लोबल जो समिट होने जा रहा है ये वाइब्रेंट गुजरात का, इसको मुख्य जरिया बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से बहुत सारा निवेश लाके इस सेक्टर में और संभावना तलाशी जाएगी। तो काफ़ी बड़ी गुड न्यूज है इस समय सुजलॉन के लिए भी, क्योंकि सुजलॉन ऑलरेडी गुजरात में बहुत ज़्यादा काम कर रही है और ऐसे में उनके लिए भी मौके निकल के आ सकते हैं। उनको बहुत सारा नया निवेश भी मिल सकता है, उनके लिए नए कस्टमर मिल सकते हैं, नए पार्टनर्स मिल सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल के आएगी इस समय। तो ये आने वाली 10 से 12 तारीख खास रहेगी इस समय सुजलॉन एनर्जी के लिए भी। एक बड़ी गुड न्यूज़ केरला से निकल के आ रही है। केरला भी अपने यहाँ पे ग्रीन एनर्जी हब बनाने जा रहा है। इसके लिए इन्होंने ग्रीन एनर्जी हब स्कीम शुरू की गई है, जिसके माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निवेश की योजना तलाशी जाएगी। और इसके लिए करीब 92 लाख रुपीज़ की स्कीम प्रोवाइड की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन शुरू किया जा रहा है, जिसको आगे जाके बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिला के केरला भी अपने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किस तरह से हो और ग्रीन एनर्जी स्टेट बने, उसकी शुरुआत कर दी गई और उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, इसके अलावा स्टोरेज और दूसरी तरफ दूसरे और भी ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और लोगों को यहाँ पे किस तरह से बायोमास के लिए एग्रीकल्चर जो वेस्ट है उससे किस तरह आपने को ऊर्जा में बदला जाए, उसके ऊपर केरला इस समय फोकस करा और इसके लिए एक नई स्कीम लाई है। तो आने वाले इसमें काफ़ी अच्छा मौका निकल के आ रहा है इस सेक्टर के लिए। तो केरला से भी सुजलॉन के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, आईआईटी रुड़की ने यहाँ पे देखें तो जो ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन के ऊपर एक नई स्टडी जारी की है। किस तरह से आप देखें तो इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो चाहे विंड एनर्जी हो या सोलर एनर्जी, उसको स्टोर करने की जरूरत है, वरना वो सारी वेस्ट हो जाती है। और इसी को लेकर नई स्टडी लाई गई है, किस तरह से ग्रिड स्केल के माध्यम से इस एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है। इसके ऊपर एक नई स्टडी जारी की गई है। आने वाले समय में ये जो प्रॉब्लम है इसका निपटारा हो सकता है। स्टोरेज के लिए लेटेस्ट किस तरह से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के माध्यम से इस सारी की सारी जो बिजली है इसको स्टोर किया जा सके, इसके ऊपर रुड़की की तरफ से एक स्टडी जारी की गई है। यानी आने वाले समय में एनर्जी स्टोरेज की प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी और ऐसे में जितनी भी चाहे विंड एनर्जी कंपनियां हो या सोलर एनर्जी, उनके लिए एक तरह से वरदान साबित हो सकता है ये। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी के जो अगर गोल है उसको अचीव करना है 2030 तक, तो करीब $293 बिलियन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए COP28 हो रहा है यूएन में, जहाँ पे इस समय देखे तो इंडिया की तरफ से भी ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लाने की कोशिश की जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए। और हमारी तरफ से जो कोशिश है कि किसी भी तरह से जो विश्व के बड़े बड़े इन्वेस्टर वो इंडिया में आए, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश करें, क्योंकि नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है आने वाले समय में। और विश्व का भी यही लक्ष्य है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो भी इसमें तेज़ी से आगे बढ़े और बड़े निवेश की जरूरत है। तो विश्व के बड़े इन्वेस्टर अगर इंडिया में आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो बिल्कुल इस सेक्टर की वो जो हमारा गोल है समय से पहले पूरा हो सकता है। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि अगर इंडिया 570 गीगावाट की कैपेसिटी 2030 तक पाना चाहते हैं, तो ये रिपोर्ट में ये कहा गया है कि करीब $101 बिलियन की एडिशनल रकम की जरूरत पड़ेगी, जिससे वो अपना गोल समय पे सेट पूरा कर पाएंगे। तो आप देख सकते हो कि ये जो सारी अपडेट निकल के आ रही है, इशारा करिए कि सुजलॉन में आने वाले समय एक शानदार तेजी आ सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बिल्कुल इस स्टॉक को छेड़े नहीं, इसमें बने रहे। शॉर्ट टर्म में भले ही इसमें गिरावट होगी, स्टॉक नीचे आएगा, लेकिन जितना डीप में मिले खरीदारी का मौका है। और मेरे हिसाब से आने वाले समय इसकी प्राइस एक बार 30 तक भी टच कर सके फिर से, लेकिन उससे चिंता की बात नहीं, जितना डीप में मिले आप इसमें खरीदारी करें। यह एक लंबी रेस का घोड़ा है, अब ये आने वाले समय बहुत ऊपर जाएगा। और उसके पीछे वजह इसकी पेयर कंपनियां जो आप देख सकते हो, सीमेंस दिखाई देगी, जिसकी प्राइस 3700 रुपीज़ के आसपास है और इसका मार्केट कैप 1,33,000 करोड़ का है। एबीबी इंडिया जिसकी प्राइस 4,387 के और उसका मार्केट कैप 92,000 करोड़ के आसपास है। हेवल्स इंडिया जिसकी प्राइस 1312 की और उसका मार्केट कैप 82,000 करोड़ के आसपास है। सीजी पावर जिसकी प्राइस 455 है लेकिन मार्केट कैप 69,000 करोड़ के आसपास है। सुजलॉन एनर्जी जिसकी प्राइस मात्र 39 है और मार्केट कैप 53,000 करोड़ का है। अपार्स इंडस्ट्री जिसकी प्राइस 5,531 के लेकिन मार्केट कैप मात्र 22,000 करोड़ का, यानी सुजलॉन से भी आधा मार्केट कैप है लगभग। हिताची एनर्जी जिसकी प्राइस 4,732 की है, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट कैप मात्र 20,000 करोड़ का है। वी गार्ड इंडस्ट्री जिसकी प्राइस 296 के और मार्केट कैप मात्र 12,000 करोड़ का है। GNT इंडिया जिसकी प्राइस 417 के लेकिन मार्केट कैप 10,683 करोड़ के आसपास है। आइनॉक्स विंड जिसकी
मार्केट कैप देख सकते हो, प्राइस 287 की है, लेकिन मार्केट कैप 9384 करोड़ के आसपास है, बहुत कम है सुजलोन के मुकाबले। और इसीलिए कह सकते हैं कि इसकी पेयर कंपनी को ये अकेला बहुत ही इस समय आपको सस्ता स्टॉक दिख रहा है। आने वाले में डेफिनेटली ये भी 3 डिजिट और 4 डिजिट में जा सकता है। बस कम से कम इसको आप 5 साल से 10 साल का नजरिया दीजिए, यह मालामाल कर देगा। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस समय प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।